अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और ये क्या चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आज हम इस टॉपिक में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और वो है एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दूसरा होगा हमारा क्या, कलर नेचर। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो बच्चों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। मींस एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये जो प्रॉपर्टी है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की ये जो टेंडेंसी है, ये इनके NS और N-1D, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन के कारण पाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम यही डिफाइन करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, समझ गए बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows variable oxidation state। समझ गए बच्चों, मीन्स एलिमेंट show more than one type of oxidation state। समझ गए बच्चों कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। मींस एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं कि इसका रीज़न क्या है बच्चों। देखो, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू participation of N-1D electrons and NS, ठीक है, electrons in chemical bonding। समझ गए बच्चों कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिलती हैं, क्योंकि इनमें जो N-1D ऑर्बिटल्स हैं, समझ गए ना, और NS ऑर्बिटल, इनके इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हैं। अब ध्यान रखें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए, ऑफ N-1D ऑर्बिटल्स, नॉट एक्साइटेशन। कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी जो वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चों, वो इनके जो N-1D ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही रीज़न है कि आप देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो पहले सीरीज में बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होने लगती हैं बच्चों, डिक्रीज होने लगती हैं। समझ गए ना, तो यही हमें लिखना है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अनपेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स of N-1D orbitals are used for chemical bonding। Therefore oxidation state, समझ गए बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट rise up to maximum in middle of series, ठीक है, फॉलो यहाँ तक समझिए, और वो आपको +8 तक दिखाई देगी। एंड
decreases up to minimum +1 और +2, ठीक है, एट एंड ऑफ सीरीज। तो ये ध्यान रखना है। और सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ, या हम ये कहें कि ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं बच्चों, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई देंगी। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है ना बच्चों, वो किसके कारण मिलती हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के कारण मिलती हैं। तो देखो कैसे जैसे स्कैंडियम है 3D14S2, तो इसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है और वो है +3। ध्यान रखें ओनली, ठीक है, +3, मतलब हम यहाँ इतना ही कहें कि यहाँ पर इसकी +3, बाद में हम अभी देखते हैं। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, तो आप इसमें देखोगे 3D24S2, तो ये +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4। मैं अभी आपको जो इनकी मेजर और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके बारे में भी बता दूंगा। वैनेडियम में चले जाएं तो 3D34S2 होता है, तो +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है और +5 भी मिलती है। फिर आ जाते हैं क्रोमियम, तो 3D54S1, तो +2 भी है, +3 भी है, +4, +5, +6 तक आएगी, ठीक है। ऐसे मैग्नीज में देखो आप, तो 3D54S2, तो +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है, +7 भी है, ठीक है। अभी मैं इनके कंपाउंड्स भी लिख दूंगा। फिर आयरन में आ जाएं तो 3D64S2, आप देखोगे +2 भी है, +3, +4, +6 तक आती है। कोबाल्ट में चले जाएं 3D74S2, +2, +3, +4 मिलती है, ठीक है। निकल में चले जाएं 3D84S2, +2, +3, +4 होती है, ठीक है। ठीक इसी तरह से कॉपर 3D10 और 4S1, तो इसकी +1 भी मिलती है और +2। और जिंक में चले जाएं 3D10 4S2, तो इसकी केवल +2 है। देखो स्कैंडियम के बहुत सारे कंपाउंड हैं, SiSc, ठीक है, O3। टाइटेनियम में चले जाओ TiO2 भी होता है, TiCl3 भी होता है, TiCl4 भी होता है। वैनेडियम में देख लो V भी होता है, V2O3 भी होता है, VO2 भी होता है, V2O5 भी होता है ना। क्रोमियम में देखो आप CrO भी होता है, CrO3 भी होता है, ठीक है। K2Cr2O7 भी होता है। Mn में देख लो Mn भी होता है, Mn2O3 भी होता है, MnO भी है, KMnO4 भी है, इस तरह से, ठीक है। आयरन में देखोगे FeSO4 भी है, ठीक है बच्चों, Fe2O3 भी है, और एक Fe बेसिक मीडियम में Fe एक आयन बनाता है और वो होता है Fe4 2-, जिसमें इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है बच्चों, समझ गए ना। कोबाल्ट में देख लो COCl2 भी होता है, COCl3 भी होता है। निकल में देखो NiCl4 भी है, NiCl, ठीक है, 2 भी है। कॉपर में चले जाओ तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक सॉल्ट मिलते हैं, Cu2Cl2, CuCl2। और जिंक में चले जाएं तो ZnSO4। तो इनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो बच्चों इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो है +3, समझ गए ना। इसमें अगर हम इसमें देखें कि स्कैंडियम में तो +3, और यही एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है बच्चों जो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता।
मैं अभी इसको एक अलग से पॉइंट बताऊंगा। इसकी +4 स्टेबल होती है सबसे। क्यों ऐसा क्यों पता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं बच्चों, स्टेबल हो जाते हैं। इसमें जाओगे तो यहाँ 3 भी और ये 5 भी, और 5 ज़्यादा स्टेबल है इसमें। क्रोमियम में चले जाओ आप, तो क्रोमियम में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी हम इनका रीज़न मैं बता दूंगा लास्ट में क्यों है इनका इस तरह से। +6 मिलती है। Mn में चले जाओगे तो आपको +2 स्टेबल है इसकी, और एक +7 KMnO4 काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है ये कंपाउंड, है ना। आयरन में चले जाओ तो आप देखोगे आयरन में +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी। कोबाल्ट में चले जाएं तो हम देखते हैं इसकी दोनों स्टेबल मिलती हैं, लेकिन बस मीडियम पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। निकल में देखें तो 2+ ज़्यादा स्टेबल है, कॉपर में 2+ ज़्यादा स्टेबल है, और जिंक में तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है और वही स्टेबल होगी। तो ये जिनमें मैंने इस तरह से गोले लगा दिए, ये इनकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब इनके रीज़न देखो बच्चों कि ऐसा क्यों है, कि यही क्यों स्टेबल है। तो अगर आप स्कैंडियम 3+ देखोगे, ठीक है, तो ये आर्गन 18 हो जाएगा जो मोस्ट स्टेबल, ठीक है, आयन होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आर्गन जैसा होगा। ऐसे देखो टाइटेनियम 4+ में चले जाओ आप, तो भी आर्गन जैसा हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, एक मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। बेरिलियम अगर आप इसमें देखें कि 2+, तो यहां पर 3d3, समझ गए बच्चों, इसमें T2G3 और Eg क्या होगी, 0 होगी, और हम जानते हैं कि ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ गए बच्चों, तो इसके कारण ये स्टेबल होती है। और अगर हम 5+ की बात करें तो ये आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी, मोस्ट हो जाएगी। ओके, फिर हम इसी की तरह क्रोमियम में चले जाएं, तो क्रोमियम में आप देखोगे बच्चों कि जो डी है, अगर क्रोमियम 3+ की बात करें, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम 3+ और 2+ में देखोगे आप कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना होता है, 3d5। पहले हम क्रोमियम की और फिर स्टेट देख सकते हैं, 2 मिनट रुको, ठीक है, कि यहाँ पर ये है। तो क्रोमियम में अगर आप जाओगे तो +3 स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो क्रोमियम में +3 में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये होगा 3d3 मींस T2G3, ठीक है। एक्वस मीडियम में क्या हो जाती है बच्चों, मीडियम में स्टेबल होगी। ऐसे इसलिए है क्योंकि इसकी CFSE हाई आती है। क्या आती है, CFSE हाई वैल्यू आती है। जबकि इसकी 2+ अगर देखोगे तो कम होगी। क्यों, क्योंकि T2Eg में एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, और CFS जो है CFSE वो थोड़ा कम हो जाएगी, इसीलिए इसमें ऐसा होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम क्रोमियम 6+ की बात करें, ठीक है, तो सीधी सीधी सी है कि हाँ D0 हो जाएगा, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसलिए कैसा होगा, अच्छी तरह से स्टेबल होगा। फिर Mn में आ जाते हैं, Mn2+, तो इसमें 3d5 मींस T2G में 3 और Eg में 2, तो ये क्या होगी, हाफ फिल्ड हो गया, और ये भी क्या होगी, इसलिए क्या हो जाती है बच्चों, स्टेबल होती है। समझ गए ना, इसकी सबसे मतलब इस तरह से, तो ये दोनों में इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। और Mn जो 7+ है उसमें D0 हो जाएगा, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए ये स्टेबल है। और आप देखते हैं इसका कंपाउंड भी मिलता है हमें KMnO4, जो एक स्टेबल कंपाउंड है ना। Mn2+ देखोगे, KMnO4 जब भी कभी एसिडिक मीडियम में चेंज होता है तो Mn2+ में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। 4+ में अगर चले जाएं, ठीक है, आप देखोगे कि Mn4+ कितना हो जाएगा बच्चों, कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 में से ही है, तो भी D3 हो जाएगा, तो T2G3, तो भी ये क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। और आपने देखा होगा बेसिक मीडियम में MnO2 ही बनता है, ठीक है, ये बेसिक मीडियम में
ये स्टेबल होता है। बेसिक मीडियम या न्यूट्रल जो होता है, ठीक है, लीस्ट बेसिक जब होता है तो न्यूट्रल मीडियम में ये क्या होता है, स्टेबल है। एसिडिक मीडियम में आपने देखा होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में कि Mn+2 स्टेबल होता है, ठीक है। जब हम KMnO4 का कोई रिडॉक्स टाइट्रेशन लेते हैं एसिडिक मीडियम में तो Mn2+ आयन ही बनता है। इस तरह से Fe की देखोगे तो Fe2+, तो यहाँ कितना है बच्चों, 3d6, ठीक है। और तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में ज़्यादा स्टेबल है, समझ गए बच्चों, कि इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में स्टेबल है ये वाला आयन। और Fe3+ देखो आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा, D5, तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा CFSE के कारण। और कई ऐसे फैक्टर हैं, और हाफ फील्ड तो है ही इसका, ठीक। इसी तरह से कोबाल्ट 2+ में देखोगे तो कोबाल्ट 2+ जो होता है बच्चों, समझ गए ना, तो 2+ मतलब होगा, तो यहाँ पर 3d7, तो ये स्टेबल है विद, ठीक है, वीक लिगैंड, किसके साथ, वीक लिगैंड के साथ। मतलब आप देखोगे कि COH2O6+2 कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में रहेंगे और Eg में कम रहेंगे, तो ऐसे में एनर्जी आती है। लेकिन CO3+ जो है बच्चों, ये है 3d6, स्टेबल होता है विद स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड सारे इलेक्ट्रॉन उठा के T2G में चले जाएंगे, तो यहां पर इस तरह से 6 हो जाएंगे, और यही रीजन है कि ये स्टेबल हो जाता है। और अगर आप वीक लिगैंड फील्ड में देखें तो T2G में 5 और Eg में 2 रहेंगे, तो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यही 3+ वाले देखें तो T2G में कम पड़ जाएंगे वीक लिगैंड में, ओके। निकल 2+ में देख लो आप, ठीक है, 3d8 होता है। और ये ध्यान रखें कि Ni2+ हाईली स्टेबल ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों कि Ni2+ ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, और इस तरह से ये Ni2+ आयन स्टेबल होता है। कॉपर 2+ स्टेबल है बच्चों, भले वो 3d9 है, ये भी ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी देन, समझ गए बच्चों, Cu1+, Cu1+ से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए इसके कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जिंक में चले जाएं, जिंक 2+, तो 3d10 ही है बच्चों ये, ठीक है। 3d10 जो है बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और यही रीजन है कि जिंक इससे ज़्यादा, तो ये है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, जिसके कारण ही ये स्टेबल है जिंक 2+। तो इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का रीजन बताया मैंने, समझ गए ना, कि कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। अब मैं कुछ पॉइंट बता दूं, ठीक है। स्कैंडियम इज, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट बट नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, समझ गए बच्चों। एंड जिंक, कैडमियम, Hg, ये जो होते हैं बच्चों, ठीक है, कि जिंक कैडमियम मैन दो देखें हम, Hg में तो +1 और +2 भी मिल जाती है, तो जिंक कैडमियम नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन तो नहीं है, लेकिन इनमें भी कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती बच्चों। यहां तक बात क्लियर है। दूसरा है कि जो स्टेबिलिटी है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस
अप टू डाउन इन ग्रुप। मतलब हायर ये है कि इसमें ये बता दूं कि ये हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये है। अब आप देखो जैसे आयरन, ठीक है, अभी आपने देखा था FeO4 -2, तो यहां कितना प्लस शो कर रहा है, +6। इसी में चले जाएं Ru, तो एक RuO4 बनता है जिसमें इसकी कितनी है, जो रुथेनियम है बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलती है, +8। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो यहां पर भी कितनी मिलती है, 8। एक ही ग्रुप के हैं, तो ये देखोगे आप फर्स्ट सीरीज का मेंबर है ये, ठीक है, सेकेंड सीरीज में आता है ये, थर्ड सीरीज में आता है। तो इस तरह से +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। मतलब ये कहें कि डी ब्लॉक एलिमेंट शोज मैक्सिमम, समझ के बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, और वो क्या है बच्चों, +8, जो किस में दिखाई दे रही है, रुथेनियम में और ऑस्मियम में। बात क्लियर है, इस तरह से। और अगर हम इन सीरीज में देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, स्टेट, ठीक है, वो होती है इंक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही है ना, कि अगर आप एक सीरीज में चलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक बढ़ेगी, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आप देखो, ठीक है, D1 था, यहाँ D2 था, यहाँ D3 था, यहाँ D4 या 5 हो सकता है, और यहाँ D5 था। S2 बना ही है इनमें, S2 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 S2, तो यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6, यहाँ +7, और फिर आप आयरन में देख रहे हैं D6-4S2, तो मैक्सिमम कितनी हो रही है, 6। तो अब घटना शुरू हो गई। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बढ़ रही हैं इस तरह से। फिर बाद में जैसे जैसे पेयरिंग होती है बच्चों, फिर ये डिक्रीज हो जाती है, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल विद, ठीक है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, बट मोस्ट स्टेबल विद ऑक्सीजन। समझ गए बच्चों, किसके साथ, कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल है देन फ्लोरीन, विद ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म डी पाई ई पाई बॉन्ड। समझ गए बच्चों, इस तरह से। तो इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, और यही कारण है कि आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबल बना देता है। रीजन क्यों है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि आप देखोगे फ्लोरीन में इतनी हाई टेंडेंसी नहीं है। फ्लोरीन के कंपाउंड मिलेंगे, जैसे फ्लोरीन आप देखोगे BF5 मिलता है, ठीक है, CrF6 भी मिलता है, ठीक है, और Mn के साथ अगर आप देखोगे तो MnF6 तक मिलता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो V2O5 मोस्ट स्टेबल है, CrO3 होता है, K2Cr2O7 देख लो आप, KMnO4 देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि +5 इसकी दिख रही है, +6 +7, इसी तरह से ओस्मियम की देख लो, ठीक है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड
रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तो FeO4-2, तो इनमें भी देखो आप, इसमें कितनी दिख रही है, +8, यहाँ पर +8, यहाँ +6। तो इस तरह से, जबकि यहाँ पर ये 5 +6 दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ऑक्सीजन में पाई बॉन्डिंग, मतलब अगर आप MnO4 का स्ट्रक्चर ही देख लो तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखे, ऐसे। तो ये जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, जिसमें डी Mn की और P ऑक्सीजन की, मतलब यहाँ पर ये Mn की D और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की P ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग करती है। CrO4 आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्डिंग के कारण जो है ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अब आता है कि लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है बच्चों, लोअर ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं, स्टेबल विद CO सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है, लिगैंड होता है CO एंड आयोडाइड आइन। आप देखोगे जैसे कि FeCO5, ठीक है, तो FeCO5 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बच्चों कितना होता है, 0। ठीक इसी तरह से NiCO4 में Ni का 0, VCO6, तो यहाँ इसका माइनस होता है, Cu2I2 स्टेबल होता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या तो CO के साथ स्टेबल है बच्चों, या इस तरह से इसके आयोडाइड के साथ स्टेबल है। बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या चाहिए है, जो है वो चाहिए है ऑक्सीजन, ठीक है। +1, +2, +3 ये जो स्टेट्स हैं बच्चों, फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड ड्यू टू NS2 and 1 N-1d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि FeO है या NiO है या CrO है या MnO है, ठीक है, Sc2O3 है या TiO है, ये सब क्या है बच्चों, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। CuO है या Cu2O है या ZnO है, ये सब क्या है, ZnO तो एम्फोटेरिक में आ जाता है क्योंकि थोड़ा सा उसमें नेचर अलग है, ठीक है। तो कुछ एक दो एक्सेप्शन छोड़ के ज़्यादातर में आप देखोगे कि जो क्या है, इन एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयनिक बनाती हैं। +4 वाली ज़्यादातर क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक, समझ गए ना, जैसे VO2, ठीक है, और VO2 हो गया या V2O4 हो गया, Cr2 ये है CrO2 हो गया, इस तरह से। तो ये सब क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। और +5 से लेके और +8 तक के जो ये हैं, ये कोवैलेंट बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, चाहे ये +4 हो बच्चों, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, यूज्ड इन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी ड्यू टू, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये सब कोवैलेंट नेचर के कारण, जैसे CrO3 है या V2O5 है या Mn2O7 है या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये सब क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि इनमें कोवैलेंट नेचर होता है। तो जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक के, वो कोवैलेंट नेचर शो करते हैं। +1 +2 में ये है आयनिक, और इसमें एम्फोटेरिक नेचर दिखाई देता है, समझ गए बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है ठीक है, कि इनकी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इस तरह से कोवैलेंट हो गई, ये हो गया। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट्स और ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, समझ गए ना। आप देखोगे जैसे KMnO4 है या K2Cr2O7 है
Mn2O7 है, CrO3 है, ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है एसिडिक मीडियम, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप, 7+, 6+, 7+, 6+, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड खुद ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो ऑक्सीडाइजर नेचर की होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं, स्टेट्स शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, कुछ ऐसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करती हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखोगे Mn+3 है, ये है, और प्लस 2H2O है, तो ये चेंज हो जाता है MnO2 में, और प्लस Mn2+ में, और प्लस 4H+। तो आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +3 है, +4 है, +2 हो गई यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ चले जाओ तो रिडक्शन दिख रहा है। ठीक इसी तरह से Cu1+ है, तो ये चेंज हो जाता है Cu + Cu2+। तो यहाँ देखो आप 0 और ये है, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया है, रिडक्शन। यहाँ से यहाँ देखो ऑक्सीडेशन। तो इनकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह की क्या होते रहते हैं, जो है अपने आप को बदलते रहते हैं। ठीक इसी तरह से देखो आप MnO4, ठीक है, 2- और एसिडिक मीडियम में ले लिया जाए, कौन सा मीडियम है बच्चों यहाँ पर, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये चेंज हो जाता है 2MnO4 1- प्लस क्या, MnO2 प्लस 2H2O। तो आप यहाँ देखो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +6, यहाँ जाके +7, यहाँ जाके +4। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस हो गया। तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं लोअर के साथ साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इस तरह के जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाई देते हैं। जैसे CrO4 3-, ठीक है बच्चों, ये है, इसको भी एसिडिक मीडियम में रख दें H+, तो ये चेंज हो जाता है 2CrO4 2- प्लस Cr+3 प्लस 4H2O। तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, ठीक है। तो 4 8 8, ये तो 5+ है, यहाँ जाके ये +6 में हो गया, ये यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से यहाँ इसका रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेशन भी दिखाई देता है। समझ गए बच्चों। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। एक चीज और बता दूं मैं, ठीक है, कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, देखो एक तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे मैंने बता ही दी, अगर आपको फिर भी ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो देखो बच्चों, एक तो देख सकते हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर, इस बेस पर स्टेबिलिटी देखनी है कि स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे अभी आपने देखा Zn2+ D10, ठीक है, Cd2+ D10, ठीक है, Mn2+ D5, ठीक, इसी तरह से क्रोमियम 3+ D3, ये है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों है बच्चों, क्योंकि इनमें एक प्रकार का क्या है, इसी तरह से स्कैंडियम 3+ D0, ठीक है, और टाइटेनियम 4+ भी देखा आपने, D0 था। तो इस तरह से मिलता है, एक तो ये रीजन है। दूसरा है स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे आपने देखा होगा निकल 2+ मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2+,
क्यों? क्योंकि ये 2.4 इंटू 10⁻³ IE1 और I2 का जो सम है बच्चों, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2, जबकि यहाँ 2.66 इंटू 10⁻³ है। ठीक इसी तरह से Ni+4 से ज़्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? प्लेटिनम 4+, क्योंकि ये 9.3 के और लगभग ये 11.9 के आसपास की है। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दी मैंने ये वैल्यू, ये है। तो यहाँ पर हम देखें तो निकल में छोटा साइज है, इसीलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाने से 11.9 के इंटू 10⁻³ के आसपास का है, ये 9.2 इंटू 10⁻³ के आसपास का है। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी या जिस ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने ये हालांकि बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता दूं कि अगर ये है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, ठीक है, मतलब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे हमें दे रखा है Mn मान लो 3+ और यहाँ क्या है Mn2+, और ये वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव दे रखी है तो ध्यान रखें Mn2+ मोर स्टेबल देन Mn3+, और अगर ये निगेटिव दे रखी है, समझ गए ना, तो Mn3+ मोर स्टेबल Mn2+। देखो कैसे, जैसे ये लिखा है स्टैंडर्ड CO3+ अपॉन CO2+, और ये लिखा है 1.97 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि CO2+ मोर स्टेबल देन 3+। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि 3++ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और CO2+ चेंज होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा G स्टैंडर्ड क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब है कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो गई ना, ये स्पॉन्टेनियस टूवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही होगा ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और इसीलिए ऐसा हुआ है। बात समझ गए अच्छी तरह से? ठीक इसी तरह से जैसे ये लिखा है स्टैंडर्ड Cr+3 अपॉन Cr2+, ये है -0.41, तो हम लिखेंगे Cr+3 मोर स्टेबल देन Cr2+। और वैसे भी 3+ का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि इसमें 3d3 है और इसमें 3d4 है, तो 3d आप जानते हैं कि T2g हाफ फिल्ड हो गई, और इसमें क्या है T2g 3 और Eg क्या हो गए 1, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। समझ गए ना इस तरह से? तो हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या बता सकते हैं कि कौन सी स्टेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। समझ गए बच्चों? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखे। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ अच्छी हेल्प मिल जाएगी आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छी तरह से समझने के लिए। ओके, तो यहाँ तक आज हम देखते हैं, बाकी आगे हम कलर प्रॉपर्टी लेंगे डी ब्लॉक में अच्छी तरह से, उसको समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों।